नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास में हमने देखा था चौहान वंश। चौहान वंशों में हमने पढ़ा था कि चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने कब की थी? 551 ईस्वी में सांभर में की थी और सांभर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सपाद लक्ष्य कहते थे। इसके बाद में जो चौहानों की शाखा चली गई कहां पर? अजमेर। और अजमेर में जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में की थी। देखिए, हमने पढ़ा था अजमेर के चौहानों में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी जो शासक हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ था। इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य, किसके मध्य? मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 और 1192 के मध्य तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो मोहम्मद गोरी उसको बंदी बनाकर कहां ले जाता है? गजनी ले जाता है। और अजमेर का जो शासन की बागडोर है वो किसको सौंप जाता है? गोविंद राज को सौंप जाता है। अब दोस्तों, गोविंद राज कहां से? अजमेर से कहां चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है। कहां चला जाता है दोस्तों? रणथंभौर चला जाता है। और रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? गोविंद राज ने की थी। किसने की थी? गोविंद राज ने की थी। कब? 1194 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी तो क्या आएगा आंसर? कि गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 1194 में। अगर बात करूं मैं रणथंभौर की चौहानों की दोस्तों, तो बात हो गई स्थापना की, बात हो गई। रणथंभौर के चौहानों में जो सबसे प्रतापी, जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था हमीरदेव चौहान। कौन था दोस्तों? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसी के बारे में या इसी से रिलेटेड आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहां से? रणथंभौर के चौहानों से। हमीरदेव का जो शासनकाल था वो था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। कब? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक हमीरदेव का क्या था? शासनकाल रहा है। दोस्तों, बात करूं मैं कि हमीरदेव के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? क्या हमीरदेव के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कि ये उस समय का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। दोस्तों, ग्रंथ है, एक ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो। एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। और एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, एक ग्रंथ है हमीर हट्ट। इन ग्रंथों से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर दोस्तों बात करूं हमीर रासो किसने लिखा था, तो ये हमीर रासो जो लिखा था ये लिखा था जोधराज ने। जोधराज या सारंगधर ने। सारंगधर। हमीर महाकाव्य जो लिखा था ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। और जो हमीर हट्ट है ये हमीर हट्ट लिखा था किसने? चंद्रशेखर ने। हमीर हट्ट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। इन तीनों ग्रंथों से क्या
हमीरदेव चौहान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों बात करूं एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्या यहां से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो किसने लिखा था? दोस्तों ध्यान रखना, हमीर रासो लिखा था जोधराज या सारंगधर ने। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? वो थे नयनचंद्र सूरी थे। हमीर हट्ट के लेखक कौन थे? वो थे चंद्रशेखर। तो दोस्तों इन तीनों ग्रंथों से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। दोस्तों हमीरदेव उस समय का सबसे प्रतापी शासक था। हमीरदेव के बारे में कहा जाता है, देखिए, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। दोस्तों सुनना और समझना कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये विशेष तौर पर किसके बारे में कहा गया? हमीर हट या हमीरदेव चौहान के बारे में कहा गया। क्या कहा गया? सिंह सवन, क्या शेरनी जो एक बार ही बच्चों को जन्म देती है। सतपुरुष वचन, यानी जो सतपुरुष जो पुरुष होता है वो एक बार जो वचन बोल दे वो क्या होता है? फाइनल होता है। उसके बाद में चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। कदली फलत एक बार, केले क्या वृक्ष के एक बार ही फल लगते हैं। त्रिया तेल, त्रिया का मतलब क्या होता दोस्तों? यहां पर स्त्री होता। त्रिया का मतलब क्या है? स्त्री। अब आप कहोगे त्रिया तेल, स्त्री का कौन सा तेल आ गया? स्त्री का तेल नहीं, यानी त्रिया तेल स्त्री का जो विवाह होता है वो एक बार ही होता है। हल्दी एक बार लगती है और तेल भी एक बार ही चढ़ता है। किसके? स्त्री के। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, हमीर के जो हट हो गई वो क्या है? बिल्कुल फाइनल है। वो जो बोल दिया वो हो गया। उसकी क्या जिद है? वो क्या हट है इसकी? किसकी? हमीरदेव की। अब देखिए दोस्तों, आप कहोगे कि त्रिया तेल यानी स्त्री की एक बार तेल चढ़ता है, एक बार विवाह होता। हाँ दोस्तों, अदरवाइज होता होगा, लेकिन राजपूतों में क्या? राजपूतों में जो स्त्रियां होती है उनका विवाह एक बार ही होता है, उनके तेल एक बार ही चढ़ता है, उनकी हल्दी एक बार ही लगती है और उनका विवाह भी एक बार ही होती है। तो ये किनके बारे में? ये चौहानों के बारे में, राजपूतों के बारे में कहा गया है। दोस्तों अगर बात करूं मैं आगे आपसे किसके बारे में? हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान है इनके पिता का नाम। बात करूं इनके पिता की तो ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था जेत्र सिंह। जेत्र सिंह कौन थे? इनके पिता। इनकी माता थे हीरा देवी। कौन है? माता। इनके पिता का नाम जेत्र सिंह है, माता का नाम हीरा देवी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्या इसी जेत्र सिंह की याद में हमीरदेव ने रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी बनवाई थी। कितने? 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। कितनी? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। कहां पर बनवाई थी? रणथंभौर में बनवाई थी। रणथंभौर दुर्ग में बनवाई थी। देखिए दोस्तों, 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी? हमीरदेव चौहान ने बनाई थी अपने पिता की याद में। और इसी छतरी को क्या कहते हैं दोस्तों? न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्याय की छतरी? क्योंकि देखिए दोस्तों, हमीरदेव जो है वो इसी 32 खंभों की छतरी में यहां पर बैठकर क्या जनता की फरियाद सुना करता था, उनका न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी कहते हैं। अब आप कहोगे 32 खंभों की क्यों नहीं बनवाई है? 16 खंभों बनवा देता, 30 खंभों की, 50 खंभों की, 60 खंभों की बनवा देता। हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी इसलिए बनवाई थी, इनके पिता जेत्र सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक शासन किया था।
इसलिए इन्होंने कितने 32 खंभों की क्या बनवा दी, छतरी बनवा दी। दोस्तों बात करूं हमीरदेव चौहान के बारे में बात करूं तो इनकी जो माता पत्नी है, कौन दोस्तों, पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है रंग देवी। इनकी पुत्री है, एक पुत्री का नाम है देवलदे, जिसे इतिहास में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमीरदेव का एक घोड़ा था जिसका नाम था बादल। क्या था, घोड़ा। घोड़ा कौन था भाई, बादल इनका क्या था, घोड़े का नाम था। पत्नी कौन सी थी, रंग देवी थी। पुत्री कौन है, देवलदे है, जिसे इतिहास में किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। 32 खंभों की छतरी बनवाई थी रणथंभौर दुर्ग में, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। किसने, हमीरदेव ने बनवाई थी। और इनके घोड़े का क्या नाम था, बादल इनके घोड़े का नाम था। देखिए दोस्तों, जो हमीरदेव चौहान है, ये रणथंभौर की क्या सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। इनके समकालीन, किसके, हमीरदेव के समकालीन, हमीरदेव के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन हमीरदेव चौहान के समकालीन, किसके समकालीन दोस्तों, हमीरदेव चौहान के समकालीन जो दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। किसके समकालीन, हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, आपसे पूछा जाए तो कौन था, जलालुद्दीन था। और कौन था, अलाउद्दीन खिलजी भी था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में ही कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया था। इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था कब, 1291 में। कब दोस्तों, 1291 में। देखिए दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये, रणथंभौर दुर्ग। इसी रणथंभौर दुर्ग, यहां पर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा, झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग। और इस झाइन दुर्ग को ही क्या कहते हैं दोस्तों, रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। किसकी, रणथंभौर की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर की कुंजी किसे कहते हैं, झाइन दुर्ग को कहते हैं। यानी दोस्तों जो बड़ा दुर्ग होता है, क्या बड़ा दुर्ग होता है, उसी के नीचे क्या दोस्तों एक छोटा दुर्ग, और उसी के रास्ते में एक छोटा दुर्ग और बना दिया जाता है। यानी आप अगर इसको बड़े वाले को जीतना चाहते हो तो पहले इसको जीतो, पहले इसको जीतो और उसके बाद में आप बड़े वाले को जीत सकते हो। यानी अगर आप इसकी चाबी हाथ में आपके लग गई तो ताला क्या खुल जाएगा, आप खोल सकते हो। अगर आपको कुंजी का मतलब चाबी, अगर चाबी हाथ नहीं लगी तो आप इसको आगे नहीं जीत सकते हो। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, झाइन दुर्ग है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2 ऐसे दुर्ग हैं जिनकी क्या है, कुंजियां हैं। एक है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। एक है रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर की कुंजी किसे कहते हैं, झाइन दुर्ग को कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी कहां पर आक्रमण किया, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। क्यों किया दोस्तों, देखिए ये इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये कि ये दूर से दिखता नहीं है। क्या, अगर हम पास में जाके देखेंगे तो ही दिखेगा, दूर से नहीं दिखता है। इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं, और ये दुर्ग क्या है भाई, बख्तर बंद है। ये किसने कहा था दोस्तों, ये अबुल फजल ने कहा था। इस दुर्ग को देखकर, रणथंभौर के दुर्ग को देखकर किसने, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था, अबुल फजल।
अबुल फजल ने कहा था, किसको? रणथंबोर दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग, या ऐसे बोल सकते हो आप, सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। क्या है? ये दुर्ग क्या है दोस्तों? बख्तर बंद है। और सभी दुर्ग क्या है? नंगे हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं पाता है। 1291 में और 1292 में 2 बार आक्रमण करता है लेकिन इसको जीत नहीं पाता है दोस्तों। इसको जीत नहीं पाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये जाते जाते क्या कह के जाता है दोस्तों? जलालुद्दीन जाते जाते इस रणथंबोर दुर्ग के लिए क्या कह के जाता है? इस रणथंबोर दुर्ग के लिए कह के जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, क्या? मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमानों, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जब इसको जीत नहीं पाया था, क्या? इसको जीत नहीं पाया था, तब इसके बारे में कह के गया था, क्या? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कह के गया था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों अगर आप ही सोच सकते हो, जो आदमी इस दुर्ग को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर चुका, अब वो विफल हो गया, तो जाते जाते फिर क्यों आया था यहाँ पर लेने? अगर इसको 10 मुसलमानों के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता, क्या? मुसलमानों के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता, तो यहाँ पर लेने क्या आया था? फिर लड्डू खाने आया था क्या यहाँ पे? दोस्तों जब क्या होता है, जब सफलता नहीं मिलती ना, तब क्या बोलते हैं? उसी में क्या निकाल देते हैं दोस्तों? कमी निकाल देते हैं। और क्या कह के जाते जाते, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो फिर लेने क्या आया था? आप समझने की बात यह है दोस्तों। सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? ये अबुल फजल ने कहा था। किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों ये दूर से दिखाई नहीं देता है और ये पास से ही दिखाई देता है। और रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जहाइन दुर्ग को कहा जाता है। किसको? जहाइन दुर्ग को कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रणथंबोर दुर्ग शासक कौन? हमीर देव। हमीर देव। हमीर देव के समकालीन कौन हुआ है दोस्तों? हमीर देव के समकालीन हुआ जलालुद्दीन खिलजी। जेके बोल सकता हूं। कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी इसके समकालीन हुआ। अब दोस्तों जलालुद्दीन का ही भतीजा था। कौन था? भतीजा था, वो था कौन? एके। कौन था दोस्तों? एके। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पर दोस्तों। क्या है? एके का मतलब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से है। एके किसका भतीजा था? ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। अब अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है कब जेके टपकेर मैं क्या बन जाऊं? दिल्ली का बादशाह बन जाऊं, दिल्ली का क्या बन जाऊं? शासक बन जाऊं। अब भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी नहीं मर रहा है। एक बार देख मौका किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसको टपका दिया? जलालुद्दीन खिलजी को टपका दिया। किसने टपकाया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। देख मौका कब? 1296 में। कब? 1296 में देख मौका। और किसको टपका दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने को टपका दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हमीर देव के समकालीन दोस्तों, हमीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया।
अलाउद्दीन खिलजी क्या हमीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन गया और ये कहां पर आक्रमण करेगा? अब रणथंभौर पर आक्रमण करेगा। क्यों, क्या कारण थे रणथंभौर पर अलाउद्दीन की आक्रमण करने की? चलिए दोस्तों देखिए, पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति, यानी अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। पहला कारण क्या हो गया? साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। दूसरा कारण है जेके का बदला लेना। जेके का बदला लेना, यानी जेके का बदला कैसे? जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका था, तो उसी का बदला लेने के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तीसरा कारण है दोस्तों टैक्स। कौन सा है? टैक्स है। और चौथा कारण कौन सा दोस्तों? चौथा कारण है महत्व। किसका महत्व? रणथंभौर दुर्ग का महत्व बहुत ही क्या है? अधिक है। यहां पर भी कोई भी राजा रहता वो क्या रहता है? बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये दूर से ये दुर्ग दिखाई नहीं देता। यहां पर कोई भी आक्रमणकारी जल्दी से क्या नहीं कर सकता दोस्तों? आक्रमण नहीं कर सकता है। ये चारों तरफ से क्या बख्तर बंद है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है दोस्तों वो है मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो कौन सा है? मोहम्मद शाह है। किस पर? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के कारण। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और रणथंभौर का शासक कौन है? हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान पर आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। देखिए दोस्तों, पहला कारण क्या है? साम्राज्यवादी नीति, यानी अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। जेके का बदला लेना, जलालुद्दीन खिलजी का बदला लेना। टैक्स, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर कई प्रकार के टैक्स लगाए थे और हमीर देव ने टैक्स देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। महत्व, यानी इसका बहुत महत्व है दुर्ग का। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो कौन सा है? मोहम्मद शाह। कौन है भाई दोस्तों? वो है मोहम्मद शाह। कैसे है मोहम्मद शाह? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी कौन? चिमना बेगम थी। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम। चिमना बेगम है दोस्तों, ये मोहम्मद शाह के गैल हो गई। किसके गैल हो गई? मोहम्मद शाह के गैल हो गई। मोहम्मद शाह से क्या करने लगी? प्रेम हो गई। दोनों के मध्य क्या हो गया दोस्तों? प्रेम हो गया। मोहम्मद शाह और चिमना बेगम के मध्य क्या हो गया? प्रेम हो गया। मोहम्मद शाह दोस्तों गुजरात का था। ये क्या था? कहां का था? ये गुजरात का। कौन था ये? मोहम्मद शाह था। और चिमना बेगम एक के की क्या थी दोस्तों? पत्नी थी। क्या की दोस्तों? इनकी इसकी पत्नी थी। कौन? चिमना बेगम। चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के मध्य क्या हो गया? प्यार हो गया, लव हो गया दोस्तों। अब मोहम्मद शाह को चिमनी दिखे और किसको? चिमना को मोहम्मद शाह दिखे। दोनों एक दूसरे के प्यार में क्या हो गए? पागल हो गए। अब मोहम्मद शाह कहता है कि चिमना, मोहम्मद शाह कहता है चिमना रुक जा, बस थोड़ा सा देख मौका, और अलाउद्दीन खिलजी को क्या मैं टपका दूंगा, और फिर तू और मैं क्या? फिर तू और मैं और कोई नहीं। कौन कहता है दोस्तों? मोहम्मद शाह कहता है। किसको कहता है? चिमना को कहता है कि चिमना तू टेंशन मत कर, मैं देख मौका और किसको टपका दूंगा? अलाउद्दीन को टपका दूंगा, अलाउद्दीन खिलजी को टपका दूंगा, देख मौका मैं, तू टेंशन ना ले। चिमना कहती है काम जल्दी हो जाना चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद शाह के टपकाने से पहले ही बात का पता किसको चल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को चल जाता है। किसको चलता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी को बात का पता चल जाता है कि चिमना मोहम्मद शाह के गैल हो रही है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? क्रोधित हो जाता है और चिमना को समझाता है, चिमना वो सेनापति, मैं दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का शासक, तू किसके साथ हो रही है? तो आदमी तो कम से कम डंका बराबर का देखती। कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है। और चिमना को समझाता, देख चिमना
मांझा। देखो अलाउद्दीन खिलजी रॉयल फैमिली से, ये क्या है, रॉयल फैमिली से, ये खुद दूसरों के पीछे पड़ा है, चिमना दूसरों के पीछे पड़ी है। इसकी एक बेटी है, कौन, फिरोजा। कौन थी, फिरोजा। ये फिरोजा वीरमदेव के पीछे पड़ी थी। किसके पीछे, वीरमदेव के पीछे पड़ी थी। देखो दोस्तों, खुद अलाउद्दीन खिलजी दूसरों की औरतों के पीछे पड़ा हुआ है, चिमना मोहम्मद शाह के पीछे पड़ी हुई है, और कौन, फिरोजा किसके साथ है, वीरमदेव के पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों कैसी फैमिली है, रॉयल फैमिली है यार, ऐसे ही थोड़ी है, फैमिली तो रॉयल है। अब भाई साहब मोहम्मद शाह समझाता है किसको, चिमना को, कि चिमना टेंशन ना कर, अलाउद्दीन को टपका दूंगा मैं। अरे इधर अलाउद्दीन को पता चल गया, वो किसको समझाता, चिमना मांझा, क्या, चिमना मांझा। अब ये अलाउद्दीन का जब खिलजी को मोहम्मद शाह के बारे में पता चला तो मोहम्मद शाह क्या हो गया, डर गया कि अलाउद्दीन खिलजी अब तो हमें मारे देगा। और ये अलाउद्दीन मोहम्मद शाह दोस्तों ये हमीर देव की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया, हमीर देव की शरण में चला गया। कौन है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह हमीर देव की शरण में चला गया। तब अलाउद्दीन खिलजी कहता है, कौन कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है हमीर देव को कि हमीर देव मेरे को मोहम्मद शाह वापस लौटा दे। क्यों भाई, ये मेरी घरवाली को छेड़ के आया हुआ है। तब हमीर देव कहता है कि नहीं अलाउद्दीन खिलजी, मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है वापस नहीं लौटाता हूं मैं। कौन कहता है, हमीर देव चौहान कहता है कि मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है उसको वापस नहीं लौटाता हूं मैं। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है हमीर देव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी कहता, देख मांझा हमीर देव, ये मेरी घरवाली को छेड़ के आया हुआ है तो इसको मेरे को लौटा दे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। लौटाया नहीं किसको, मोहम्मद शाह को हमीर देव ने लौटाया नहीं। अब क्या होगा, आगे युद्ध होगा। देखिए दोस्तों, हमीर देव कौन है इधर, हमीर देव, और इधर कौन है दोस्तों, एक के है। कौन है, एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली का बादशाह कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इधर कौन है, हमीर देव चौहान। आक्रमण के कारण समझ ही लिए दोस्तों कि रणथंभौर पर हमीर के आक्रमण करने के कौन कौन से कारण थे। अब देखिए दोस्तों, इधर हमीर देव है, इधर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग के ही नीचे एक दुर्ग और बना हुआ, कौन सा, झाइन दुर्ग है। झाइन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, झाइन दुर्ग है। और इसी झाइन दुर्ग को क्या, रणथंभौर की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। अब देखिए 1299 में, कब दोस्तों, 1299 में, क्या 1299 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है। कहां पर, रणथंभौर सेना भेजता है। और सेनापति, दो सेनापति भेजता है। एक है उलुग खां, कौन सा है, उलुग खां, और एक है नुसरत खां। दो सेनापति भेजता है, एक है उलुग खां, एक है नुसरत खां। इधर हमीर देव भी दो सेनापति, इधर के भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और कौन सा है, धर्म सिंह। ये भी दो सेनापति भेजता है और ये भी दो सेनापति भेजते हैं इधर से। और इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध का 1299 में कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। 1299 में हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां भेजे। इधर से भीम सिंह और धर्म सिंह गए। कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह गए थे। यहां पर भीम सिंह मारा गया था। कौन मारा गया था, भीम सिंह मारा गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों,
अब इस युद्ध का कोई परिणाम भी नहीं निकला था। इसके बाद से अब आएगा कौन आक्रमण करने? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आएगा। क्या आक्रमण करने अलाउद्दीन खिलजी अब कौन आएगा? स्वयं आक्रमण करने कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अब आएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में आगे क्या होता है? अलाउद्दीन जो खिलजी है, क्या अलाउद्दीन खिलजी है वो कब आक्रमण करेगा? 1301 में क्या करेगा? आक्रमण करेगा। चलिए दोस्तों इधर है कौन? कौन है? हमीर देव चौहान। इधर है एक के। दोनों के मध्य युद्ध होगा। कब होगा? 1301 में। कब होगा दोस्तों? 1301 में दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। इधर सेनापति है उलुग खां और नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन है? उलुग खां और नुसरत खां है। इधर कौन है? धर्म सिंह है। धर्म सिंह है और सेनापति क्योंकि भीम सिंह पहले मारा जा चुका था। देखिए दोस्तों उलुग खां और नुसरत खां आक्रमण कब कर दिया? इसने आक्रमण कर दिया 1301 में कर दिया। कब कर दिया? 1301 में कर दिया। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग पर दोस्तों। कब कर? कहां पर? रणथंभौर दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया दोस्तों। किस पर? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। और किस दुर्ग को जीत लिया था? इन्होंने जीत लिया था जैन दुर्ग को जीत लिया था और रणथंभौर दुर्ग के घेराबंदी डाल दी थी। क्या डाल दी थी? घेराबंदी डाल दी थी और घेराबंदी डाल दी थी और उसमें नुसरत खां मारा गया था। क्या कौन मारा गया था दोस्तों? नुसरत खां मारा गया था। बच गया कौन? अब उलुग खां बच गया था दोस्तों। किस पर? रणथंभौर के चारों तरफ क्या डाल दी? घेरे डाल दी। देखिए दोस्तों इस हमीर के दो सेनापति थे। क्या? हमीर के दो सेनापति थे और वो दो सेनापति कौन थे? एक था रणमल। कौन था दोस्तों? एक था रणमल और एक था रतिपाल। रणमल और रतिपाल। दो सेनापति थे हमीर देव के, रणमल और रतिपाल थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पा रहा था। चारों तरफ घेरे डाल दिए थे लेकिन जीत नहीं पा रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाए। उस समय जो दुर्ग के पहरेदार पे कौन थे? रणमल और रतिपाल थे दोस्तों। कौन थे? रणमल और रतिपाल थे। रणमल और रतिपाल ने क्या कर दिया? हमीर देव के साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया था। क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था दोस्तों। किसने? रणमल और रतिपाल ने। अलाउद्दीन खिलजी रणमल और रतिपाल को कहता है कि रणमल क्या कहता है? रणमल और रतिपाल और रतिपाल मेरे को क्या रणथंभौर जितवा दे, मैं जाते जाते तुमको यहाँ का क्या बना जाऊंगा? शासक बना जाऊंगा। कौन कहता दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी कहता है। किसको? रणमल को, रतिपाल को क्या कहता है कि रणमल रतिपाल मेरे को रणथंभौर जितवा दे, मेरे को क्या रणथंभौर जितवा दे, मैं तेरे को जाते जाते क्या यहाँ का शासक बना जाऊंगा। अरे ये दोनों किस में आ जाते हैं भाई? लालच में। क्या? दोनों लालच में आ जाते हैं। और लालच क्या है? बुरी बला है दोस्तों। लालच क्या है दोस्तों? बुरी बला है। अब क्या होता है दोस्तों? हमीर देव क्या युद्ध होता है? हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दोस्तों युद्ध होता है। भयंकर घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों हमीर देव क्या वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति को प्राप्त होता है दोस्तों। कौन है? हमीर देव। इस युद्ध में 1301 में जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हमीर देव क्या वीर गति को प्राप्त हुआ।
हमीर देव दोस्तों क्या वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हुआ। और दोस्तों इनकी पत्नी थी कौन? पत्नी थी रंग देवी। कौन थी? रंग देवी। रंग देवी ने जौहर किया था। क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। और इनकी एक पुत्री थी। पुत्री कौन थी? पद्मा या देवल दे। पद्मा, इसने भी क्या किया दोस्तों? इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। और ये राजस्थान का क्या था दोस्तों? पहला जौहर था। क्या था ये दोस्तों? राजस्थान का पहला जौहर। क्या था ये दोस्तों? ये राजस्थान का जो पहला जौहर था वो कब हुआ था? 1301 में हुआ था। रंग देवी और उसकी पत्नी कौन? पद्मा ने किया था। ये राजस्थान का कौन सा पहला जौहर था? और ध्यान रखना दोस्तों, ये अग्नि जौहर नहीं था, ये जल जौहर था। कौन सा जौहर था? जल जौहर। कौन सा जौहर था? जल जौहर था। देखिए दोस्तों, बात अब यहीं खत्म नहीं होती है। बात हम जौहर पे भी करेंगे, शाखा पे भी करेंगे और जल जौहर पर भी करेंगे। देखिए दोस्तों, बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, दुर्ग को जीत लिया। किसको जीत लिया? दुर्ग को जीत लिया। और इस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और रानियों ने, किसने? रंग देवी और पद्मा ने क्या किया? जौहर किया था। ये राजस्थान का क्या दोस्तों? पहला जौहर है, 1301 में हुआ था। और कैसा जौहर है दोस्तों? ये जल जौहर है। कैसा जौहर है? जल जौहर है। अभी बात पूरी नहीं, खत्म नहीं हुई है। अभी मोहम्मद शाह बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? मोहम्मद शाह बचा हुआ है। मोहम्मद शाह बचा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी नजर पड़ती है किसकी तरफ है? मोहम्मद शाह की तरफ। मोहम्मद शाह क्या तड़प रहा है? अभी मरा नहीं है दोस्तों। मोहम्मद शाह तड़प रहा है, मरा नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह के पास जाता है कि मोहम्मद शाह, अगर बोल तेरे को मैं छोड़ दूं, अभी जिंदा छोड़ दूं और तेरा इलाज करवा दूं, तू क्या करे भाई? तो मोहम्मद शाह कहता है क्या करूं अलाउद्दीन खिलजी? सबसे पहले तो मैं तेरे को क्या करूं? तेरी हत्या कर दूं। उसके बाद में मैं क्या करूं? जो चिमना बेगम है उसको लेकर चला जाऊं। समझ जा अब तू क्या बोल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया कि ऐसा करेगा तू, और इसी को वहीं पर क्या कुचलवा देता है, हाथियों से कुचलवा देता है। किसको? मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह की भी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, सेनापति ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोहम्मद शाह जैसा होना चाहिए। दोस्तों बात करें यहां पर जौहर की, बात करें किसकी बात करें? जौहर की बात भी कर ही लेते हैं। देखिए साका क्या होता दोस्तों? साका होता है। अब ये साका क्या होता है दोस्तों? साका देखो, दो चीज, जब दो चीज हो तब साका होता है। एक होता जौहर, क्या होता है? जौहर। और एक होता केसरिया। क्या? एक होता साका, एक होता केसरिया। जब ये दोनों हो जाए तब क्या होता है? साका होता है। क्या होता है तब? साका होता है। और दोनों में एक हो जाए, एक नहीं हो, तब क्या होता? अर्ध साका। उसे क्या बोलते हैं? अर्ध साका बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या था? जो राजपूत स्त्रियां थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, क्या, जब पुरुष केसरिया वस्त्र पहन के युद्ध में जाते थे, क्या, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, क्या, केसरिया युद्ध पहनकर क्या रणभूमि में जाते थे, तब वो सोचते थे कि हम अब इस रणभूमि के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और वो केसरिया दोस्तों, ये जो रंग है, ये केसरिया बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। और जब भी सैनिक रणभूमि में जाते थे, केसरिया साफा बांध कर जाते थे। और वो अगर वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होता था दोस्तों? केसरिया हो जाता। केसरिया का मतलब क्या होता? बलिदान होता है। केसरिया जो रंग है वो बलिदान का प्रतीक है दोस्तों। जौहर, अब पुरुष तो क्या दोस्तों, केसरिया युद्ध में चले गए, वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। अब जौहर जो राजपूत स्त्रियां दोस्तों, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, क्या दोस्तों, वो या तो जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर क्या कर लेती? अपनी आत्महत्या कर लेती है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जौहर बोला जाता है। तो दोस्तों आपको जौहर और साका समझ में आ गया होगा, केसरिया समझ में आ गया होगा। जब जौहर और केसरिया दोनों हो जाए तो क्या माना जाएगा? साका माना जाएगा।
जब एक चीज हो जाए, केसरिया हो जाए, जोहर नहीं हो तो अर्ध शाखा माना जाएगा। जोहर हो जाए, केसरिया नहीं हो तो क्या माना जाएगा, वो भी अर्ध शाखा माना जाएगा। और दोस्तों जो 1301 में दोस्तों ये क्या, 1301 में किसने, रंग देवी ने क्या किया था, जोहर किया था। और किसने साथ में, पद्मा ने, इसकी पुत्री थी कौन, पद्मा। और केसरिया किसने किया था, हमीर देव ने, हमीर देव और इसकी सेना ने। तो ये राजस्थान का क्या हो गया दोस्तों, पहला जोर शाखा। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था, तो ध्यान रखना राजस्थान का पहला शाखा हुआ था 1301 में। क्या था ये, जल जोहर था। जल में कूदकर जो रानियां क्षत्राणियां हैं, ये जल में कूदकर अपनी जान दी थी। दोस्तों एक बार इसका पीछे से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको दोबारा से याद अच्छी तरह हो जाएगा। देखो दोस्तों, बात किसी कर रहे थे हम, रणथंभौर के चौहानों की बात कर रहे थे। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, गोविंदराज ने की थी, 1194 ईस्वी में की थी। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक था। 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। हमीर रासो, जो हमीरदेव के बारे में जो जानकारी देते हैं, कितने ग्रंथ है, 3 ग्रंथ है। हमीर रासो है, हमीर महाकाव्य है, और कौन सा है, हमीर हट्ट है। हमीर रासो जोधराज ने, सारंगधर ने लिखा था। इसके अलावा हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा था, और हमीर हट्ट चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जेत्र सिंह था। क्या था, जेत्र सिंह था। माता हीरा देवी थी, पत्नी रंग देवी थी, पुत्री देवल थी, जिसको इतिहास में क्या, पद्मा नाम से जाना जाता है। हमीरदेव ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, और इसी छतरी को क्या कहते हैं दोस्तों, न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय की छतरी। और हमीरदेव के घोड़े का नाम क्या था, बादल था। हमीरदेव के समकालीन दिल्ली का सबसे पहले जो शासक हुआ था वो कौन हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी हुआ था। और सबसे पहले 1291 में इसने आक्रमण किया था किस पे, रणथंभौर दुर्ग पर। कहां पर है ये, रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग क्या, बख्तरे बंद है। देखो दोस्तों, रणथंभौर की कुंजी जहान दुर्ग को कहते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाया था, तब जाते जाते क्या करके गया था दोस्तों, वो क्या कह गया था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के 10 मुसलमानों के क्या, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता था। नहीं समझता तो लेने क्या आया था फिर। हमीरदेव चौहान, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कभी 1296 में की थी। और इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, हमीरदेव पर या रणथंभौर पर आक्रमण करने के प्रमुख कितने कारण थे, 5 कारण थे दोस्तों। पहला साम्राज्यवादी नीति थी, जेके का बदला लेना था, टैक्स था, मोहम्मद महत्व था, और मोहम्मद शाह इसके कारण थे दोस्तों। इसके बाद बात करूं मैं, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, 1299 में युद्ध होता है, आक्रमण करता है, उलगु खां और नुसरत खां को बेचता है। इधर भीम सिंह मारा जाता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसके बाद में बात करें वापस कब, 1301 में। क्या, 1301 में क्या करेगा, आक्रमण करेगा कौन, खुद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आएगा। और इसमें जो रणमल और रतिपाल किसके साथ, किसके लालच में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आ जाते हैं। क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध में कौन, हमीरदेव वीर गति को प्राप्त होता है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होता है। तब ये उलुग खां को क्या, अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां को रणथंभौर सौंप कर चला जाता है। कौन सा, रणथंभौर सौंप कर चला जाता है। मोहम्मद शाह की हत्या कर देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वीर गति को प्राप्त हुआ। पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मा ने जोहर किया था। राजस्थान का पहला जोहर है, और ये प्राचीन का पहला जल जोहर भी है। शाखा समझ में ही आ गया, जब जोहर और केसरिया दोनों हो जाए तो क्या हो जाएगा, शाखा होगा। जब एक चीज और एक नहीं हो तो क्या कहलाएगा, वो अर्ध शाखा कहलाएगा। और राजस्थान का जो पहला शाखा 1303 में
1301 ईस्वी में हुआ था। कहाँ का? रणथंभौर में हुआ था। तो दोस्तों हमने आज पढ़ लिया रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या, इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जालोर के चौहानों की बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।